नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के अमृत नाटकों को, मौलिक नाटकों को और उनकी जो विषय वस्तु हैं, किस वर्ष लिखी गई, ये सारी बातों को हम लोगों ने देखा। ठीक है, आज हम लोग जो है नाटक की विविध दिशाएं देखेंगे। नाटक की विविध दिशाओं का अर्थ ये है कि जैसे कौन से रोमांटिक नाटक लिखे गए, कौन से ऐतिहासिक नाटक थे, कौन सामाजिक, कौन पौराणिक। ठीक है, भारतेंदु के अलावा कौन से ये सारे नाटक लिखे गए हैं, कि कौन से भारतेंदु के अलावा प्रहसन नाटक लिखे गए। इन सब बातों की चर्चा बड़े अच्छे ढंग से, और आज का वीडियो लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा देखिएगा। और अब हम लोग पंक्ति से शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग की पंक्ति रहेगी अज्ञेय जी की, जो नेट 2015 की भी परीक्षा में पूछी गई या 16 की भी परीक्षा में। मतलब देखिए, प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, 15 में भी पूछी गई या 16 में भी पूछी गई। ठीक है, हो सकता है इस बार यूपी में पूछ ले, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अज्ञेय जी की पंक्ति है। क्या है कि मौन भी अभिव्यंजना है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। पुनः सुनेंगे कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ये आदरणीय अज्ञेय जी की पंक्ति है, जो नेट की परीक्षा में 15 और 16 दोनों वर्ष लगातार पूछी गई। अब देखिए, हम लोग नाटक की विविध दिशाओं पर चर्चा करते हैं। जैसे अब देखिए, हम लोग जीआईसी की परीक्षा होने वाली है। ठीक है, हम मान लीजिए हम लोग प्री पास करके मेंस में गए, तो अब हमसे ऐसे प्रश्न पूछ ले कि नाटक की विविध दिशाओं को बताते हुए लेखकों के प्रमुख नाटकों की चर्चा करिए। ठीक है, अब पता चले हमको प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या पूछ लिया हमसे। तो इसीलिए जो है पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी है, और मेंस के लिए तो एकदम रामबाण है। अब देखिए, कह रहा है कि इस काल के नाटकों की मूलवर्ती विषय वस्तु तत्कालीन युग सत्य से अनुप्राणित होने के कारण पुराने स्वस्थ आचार विचारों को परिगृहित तथा नवीन मूल्यों को प्रतिस्थापित करने की ओर विशेष रूप से रही। मित्रों, मूलवर्ती विषय का क्या अर्थ है? देखिए, मूलवर्ती का यहाँ पे अर्थ ये है कि मूल, मतलब समझ रहे हैं, मूल माने जो प्रधान विषय है। ठीक है, तो कह रहे हैं इस काल के नाटकों के जो प्रधान विषय वस्तु है वो तत्कालीन युग सत्य से अनुप्राणित होने के कारण, ठीक है, जो प्रधान विषय है उस समय जो तत्कालीन युग सत्य था, ठीक है, उससे अनुप्राणित है। उसी के कारण क्या है, पुराने स्वस्थ आचार विचारों को परिग्रहित तथा नवीन मूल्यों को प्रतिस्थापित करने की ओर विशेष रूप से रही। और इसी सब कारण के जो है वो क्या करती है, पुराने स्वस्थ विचार जो है उनको अपने नाटकों में ग्रहित करती है। ठीक है, नवीन मूल्यों को प्रतिस्थापित करती है। ठीक, अब देखिए, कह रहा है यह प्रवृत्ति रोमांटिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक तथा राष्ट्रीय और व्यंग्यात्मक नाटकों में सर्वत्र परिलक्षित होती है। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या प्रश्न पूछना है कि ये जो प्रवृत्ति है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि तत्कालीन युग से अनुप्राणित होने के कारण पुराने स्वस्थ आचार विचार को ग्रहित कर रही है, ठीक है, नवीन मूल्यों को स्थापित कर रही है। तो ये सारी प्रवृत्ति हमें रोमांटिक नाटकों में, ठीक है, सामाजिक में नाटकों में, ऐतिहासिक नाटकों में, हाँ, पौराणिक नाटकों में और राष्ट्रीय और व्यंग्यात्मक नाटकों में सर्वत्र परिलक्षित होता है। ठीक है, हमें दिखता है ये सारी चीजें। अब देखिए यहाँ से प्रश्न शुरू है। कह रहा है रोमांटिक नाटकों में लाला श्रीनिवास दास जी, जिनका जन्म 1851 ईस्वी में हुआ, का रणधीर प्रेम मोहिनी, जिसे हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कहा जाता है, ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी का मयंक मंजरी नाटक उल्लेख है। ठीक है, अब जैसे हमसे पूछ ले, चार विकल्प दे दे और पूछ ले कि रोमांटिक नाटक है, ठीक है, और उसमें रणधीर प्रेम मोहिनी है, हाँ, किशोरीलाल गोस्वामी का मयंक मंजरी है, और सी विकल्प में लिखा है ए और बी दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, रणधीर प्रेम मोहिनी और मयंक मंजरी दोनों नाटक क्या है, रोमांटिक नाटकों की श्रेणी में है। कह रहे हैं इनके प्रणयन के मूल में आर्य चरित्र शोधन की भावना ही मुख्य रूप से क्रियाशील थी। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो इनका प्रणयन है, ठीक है, उसमें क्या है, कौन सी भावना मुख्य रूप से थी, तो उसमें जो है आर्य, ठीक है, आर्य चरित्र शोधन की जो भावना थी वो मुख्य रूप से क्रियाशील थी। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं इसका फल यह हुआ कि दोनों में उपदेश की भरमार हो गई। ठीक है, अब देखिए रणधीर प्रेम मोहिनी और मयंक अंजरी, ठीक है, इसमें क्या हुआ,
इसमें जो है आर्य चरित्र शोधन की भावना मुख्य रूप से क्रियाशील हुई। अब क्या हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों में उपदेशों की भरमार हो गई। अब देखिए आगे कह रहे हैं कि गोस्वामी जी के उपदेश तो अपने केंद्रीय उद्देश्य सती धर्म की मर्यादा से संबद्ध है, पर श्रीनिवास दास जी की दुनिया भर के उपदेशों को एक ही स्थान पर एकत्र कर देना चाहते हैं। अब देखिए गोस्वामी जी मतलब किशोरीलाल गोस्वामी और लाला श्रीनिवास दास के उपदेशों में तुलना करते हुए बच्चन सिंह स्पष्ट लिख रहे हैं कि जो गोस्वामी जी के उपदेश तो केंद्रीय उद्देश्य सती धर्म की मर्यादा से संबद्ध है, लेकिन श्रीनिवास जी दास जी ने क्या किया, दुनिया भर के उपदेशों को कई स्थान पे एकत्र कर दिया। अब देखिए आगे कह रहे हैं कि पर विषय और विधान की दृष्टि से वे सर्वथा रोमांटिक है। लेकिन ठीक है, सब बातें हो गई, एक बात सीधे जानिए कि मयंक मंजरी रणधीर प्रेममोहिनी की जो विषय और विधान की दृष्टि से वो रोमांटिक है। कह रहे हैं रणधीर और वीरेंद्र अद्भुत और साहसी पराक्रमी है। मित्रों जैसे देखिए दुखांत नाटक का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे दुखांत नाटक ये समझिए कि वो प्रेम पाने के लिए अपना पूरा प्रयास करेगा लेकिन अंत में विनिष्ट हो जाएगा जो नायक होगा, ये है मतलब अंत थोड़ा दुख वाला होगा, तो इसीलिए दुखान नाटक। अब देखिए कह रहा है कि जो रणधीर है वीरेंद्र है अद्भुत और साहसी और पराक्रमी है। अपनी प्रेमिकाओं को प्राप्त करने के लिए वे जिस साहस का परिचय देते हैं वह मध्यकालीन शौर्य की याद दिलाता है। ठीक है, अपनी प्रेमिकाओं को पाने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, जिस साहस का परिचय देते हैं वो याद दिला रहा है कि जैसे मध्यकालीन युग में शौर्य के प्रदर्शन के लिए लोग, ठीक है, युद्ध कर लेते थे, ये सारी उन सब चीजों की याद दिला रहा है। कह रहे हैं बीच बीच में कतिपय समसामयिक समस्याओं का भी सन्निवेश कर लिया गया है, जैसे अमीर और गरीब का भेद, राजाओं का अत्याचार आदि। ठीक है, ये सब बातें हो रही हैं, ठीक है, रोमांटिक भी है, प्रेमिका को प्राप्त भी करना है, लेकिन जानते हैं क्या हुआ, बीच बीच में इन लोगों को लगा नहीं भाई साहब कुछ जो समस्या तत्कालीन समस्या हो, समसामयिक समस्या हो, उनको भी मैं ग्रहण कर लूं। ठीक है, जैसे अमीर गरीब का जो भेद होता है वो समस्या इन्होंने कहा, जो राजा के अत्याचार होते हैं उनका वर्णन इन्होंने अपने नाटकों में किया। कह रहे हैं किंतु अभी तक रीतिकालीन वातावरण से पीछा न छूट पाने के कारण सभी प्रमुख पात्रों में छिछोरापन आ गया है। ध्यान दीजिए, जैसे देखिए रीतिकालीन वातावरण से ये नाटक जो है प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, तो जैसे रीतिकाल में थोड़ा सा प्रभावित हो रहे हैं तो उनके अंदर क्या आ गया, छिछोरापन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए छिछोरापन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमसे कह रहे हैं आगे कि रणधीर प्रेम मोहिनी का कथा शिथिल, अगतिपूर्ण तथा संवाद अनावश्यक रूप से लंबे हैं। ठीक है, अब देखिए आरोप लगा रहे हैं कौन, बच्चन सिंह, कह रहे हैं कि भैया जो रणधीर प्रेम मोहिनी का जो कथानक है वो शिथिल है, अगतिपूर्ण है और क्या है, संवाद अनावश्यक रूप से लंबे हैं। ठीक है, रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास जी का है। ठीक है, अब इसके सन को जान लिया जाए तो कितना अच्छा होगा, ये 1877 ईस्वी में था। ठीक, इनके देखिए दो ही तीन नाटक है लेकिन परीक्षा में कई बार पूछे। सबसे पहले तो रणधीर प्रेम मोहिनी था जो प्रथम दुकान नाटक है, उसके बाद देखिए तप्ता सम्राट 83 में, संयुक्ता संबर 1886 में और अंतिम इनका प्रहलाद चरित था। ठीक है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है रणधीर प्रेम मोहिनी 1870 हिंदी का प्रथम दुकान नाटक था। अब देखिए आगे क्या है, आगे कह रहे हैं कि पात्रानुकूल विभिन्न प्रकार की भाषाओं के प्रयोग इसे एक ऐसा अजायब घर बना देता है कि पाठक के पल्ले कम ही पड़ जाता है। मित्रों समझिए, पात्रानुकूल, ठीक है, पात्रों के अनुकूल विभिन्न प्रकार के भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं ये, ठीक है, तो वो अजायब घर बन गया। अजायब घर का क्या अर्थ है, संग्रहालय बन गया। ठीक है, मतलब ठीक है जहाँ पे बहुत पुरानी चीजें रखी जाती हूँ, ठीक है, इमारतें एक साथ, तो वो संग्रहालय आप समझिए। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने पात्रा को इतनी भाषा का प्रयोग किया कि वो अजायब घर हो गए। ठीक, मयंक मंजरी का कथानक अपेक्षाकृत चुस्त और कार्य कारण की श्रृंखला सुसंबद्ध है। देखिए बच्चन सिंह बड़ी विशेषता, ये प्रताप नारायण मिश्र और किसमें तुलना कराते हैं, बालकृष्ण भट्ट में, ये प्रताप नारायण मिश्र और किसमें तुलना कराते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र में। देखिए ये किसमें तुलना करा रहे हैं, ये किशोरीलाल गोस्वामी में तुलना करा रहे हैं और किसमें तुलना करा, लाला श्रीनिवास दास में तुलना करा रहे हैं। ठीक है, इस बात को हम लोग समझा जाए। अब देखिए आगे क्या है, आगे बहुत अच्छा बता रहे हैं क्या कि
इस नाटक की सबसे बड़ी त्रुटि है कि वह कविताओं से भरा है। ठीक है, जिसे नाटक के प्रवाह में काफी बाधा पड़ती है। ठीक है, अब जैसे हम नाटक का मंचन कर रहे हैं, उसमें कविता ढेर सारी हो, तो मंचन में जाहिर सी बात है कविताओं को याद करना और उनका मंचन करना ये आसान काम नहीं है। ठीक है, अब देखिए मयंक मंजरी का नायक वीरेंद्र। ठीक है, अभी एक बात स्पष्ट हो गई मित्रों कि मयंक मंजरी का एक पात्र वीरेंद्र है। जब देखिए, जब प्रसाद जी के नाटकों के पात्र पूछ सकते हैं, तो क्यों नहीं मयंक मंजरी या किशोरी लाल गोस्वामी के नाटकों के पात्र परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो रीतिकाल के वीरेंद्र तो रीतिकाल के पिछले खेवे की कविताओं में वर्णित नायक का रोल अदा करता दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि अपने कथनों द्वारा वह शोहदा प्रतीत होने लगता है। ठीक है, जो जो उसका जो इस नाटक में कथोपकथन है इससे यह स्पष्ट होता है कि भाई साहब वो सोहदा है। कह रहे हैं कि दोनों नाटकों की नायिकाएं टिपिकल रीतकालीन हैं, जो चुहलबाजी, छेड़छाड़, तीरे नजर और इशारेबाजी की कला में प्रवीण है। अब देखिए बच्चन सिंह की विशेषता, बच्चन सिंह जो ये नाटक है और उसमें भी जो ये रोमांटिक नाटक है, रोमांटिक नाटक की जो है विषय वस्तु में उसमें बता ये रहे हैं कि जो है पूर्ण रूप से किससे प्रभावित है, रीतिकालीन नायिकाओं से प्रभावित है। ठीक है, उसमें क्या है, चुहलबाजी है, छेड़छाड़ है, तीरे नजर है, इशारेबाजी की कला में प्रवीण है जो नायिकाएं हैं। लेकिन हाँ, इनका प्रेम एकांतिक और एकनिष्ठ है मित्रों, ये सबसे अच्छी बात। ठीक है, इनका प्रेम क्या है, एकांतिक है, मतलब समझ रहे हैं, एक स्थल के लिए जो हो, एक देशीय हो, एक निष्ठ हो, एक ही व्यक्ति के लिए हो। ठीक है, सब मिलकर तंत्र और प्रतिपाद्य दोनों में ये रोमांटिक है। अगर इसकी मूल संवेदना देखें, इसका तंत्र देखें, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये दोनों जो है रोमांटिक है। तो एक चीज हमें पता चल गई, किशोरी लाल गोस्वामी जी का मयंक मंजरी रोमांटिक नाटक है। ठीक है, हमें अभी पता राला श्रीनिवास दास जी का, जिसे हिंदी का प्रथम दुकान नाटक की संज्ञा विशेषण भी दिया गया, यह भी जो क्या है, यह भी रोमांटिक नाटक है। देखिए मयंक मंजरी अगर हमसे पूछ रहा है, ठीक है, मयंक मंजरी, ठीक है, अब नाटक कह दिए तो आप तो तुरंत श्रीनिवास दास लगा देंगे, लेकिन अगर कहें मयंक महिमा, ठीक है, मयंक महिमा, हाँ, तो ये काव्य है किसका, आदरणीय प्रेमघन जी का, इसको ध्यान रखिएगा, प्रेमघन जी का। ठीक है, प्रेमघन जी का। ऐसे ही जो है वर्षा विनोद और वर्षा बिंदु में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, वर्षा विनोद और वर्षा बिंदु में, ठीक है, जैसे वर्षा बिंदु, क्षमा चाहते हैं, वर्षा बिंदु, ठीक है, वर्षा बिंदु अगर कहीं लिखा है तो बिंदु का संबंध किससे है, प्रेमघन जी से है। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, आपको जो टिक लगाना है लगा लीजिए। अब वर्षा विनोद किसका है, तो आदरणीय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है, किसका है, भारतेंदु जी का है। हमसे पूछ ले कि भारतेंदु पत्रिका किसने निकाली, तो सुनिए, राधा राधा चरण गोस्वामी ने निकाली, ना कि राधा कृष्णदास। ठीक है, राधा चरण गोस्वामी ने निकाला। ठीक है, कहाँ से, वृंदावन से, अभी प्रश्न बन चुका है, वृंदावन से। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग का हो सके आगे सामना होने वाला है इन सब चीजों से। अब देखिए, फिर हमसे ये कह रहे हैं ना कि दोनों नाटक तंत्रीय दृष्टि से अंग्रेजी नाट्य कला के अधिक समीप हैं। लेकिन देखिए जब इनके स्ट्रक्चर पे हम जाते हैं ना, तो ये बातें स्पष्ट होती हैं कि ये नाटक कहीं ना कहीं अंग्रेजी नाट्य कला के जो है प्रभावित है और उसके नजदीक है। अब देखिए रणधीर और प्रेमोहिनी नाम ही रोमियो और जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है। अब देखिए, अब ये बातें स्पष्ट करते हुए बच्चन सिंह बता रहे हैं कि जो रणधीर और मोहिनी नाम है, आप उसी से देखिए लग रहा है कि वो रोमियो और जूलियट की ओर ध्यान ले जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मयंक मंजरी में एक अंक में एक ही दृश्य रखा गया है। इस प्रकार की कला का जो श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। ठीक है, वही लक्ष्मी नारायण मिश्र जिनका सिंदूर की होली है, सिंदूर की होली है। और इसमें कितने अंक हैं, तो इसमें से 3 अंक हैं। ये कब था, तो 1934 में था। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिंदूर की होली में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। कब था, तो ठीक है, यह 1934 में था। और सुनिए, जो इनका लक्ष्मी नारायण मिश्र है ना, इन पे इब्सन और बर्नार्ड शा का प्रभाव है।
किसका? इब्सन और बर्नार्ड शॉ का प्रभाव है। ठीक है, कह रहे हैं कि जो ये एक अंक में जो है एक ही दृश्य रखने का जो श्रेय है, ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी लेते हैं, लेकिन पहले प्रयोग किसने किया? किशोरीलाल गोस्वामी ने किया। ठीक है, अब देखिए वही बात कह रहे हैं कि इस प्रकार की कला का जो श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है, वह प्रथम प्रयोक्ता होने के कारण गोस्वामी जी को मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? गोस्वामी जी को मिलना चाहिए। ठीक है, अमान सिंह गोठिया का मयंक मंजरी भी इसी के अंतर्गत माना गया है। देखिए बच्चन सिंह फेवर ले रहे हैं गोस्वामी जी का, कह रहे हैं कि एक अंक में जो एक ही दृश्य की बात है ना, वो मयंक मंजरी में सबसे पहली दिखाई गई। झूठो आप लोग जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र को क्या करते हैं कि मानते हैं कि उन्होंने सबसे प्रथम प्रयोग किया। ठीक है, अब देखिए अमान सिंह गोठिया का मयंक मंजरी भी क्या है? इसी के अंतर्गत माना गया है। ठीक, अब देखिए हमारे सामने अगला क्या है? ऐतिहासिक रोमांस। ठीक है, ऐतिहासिक रोमांस, यहाँ से एक प्रश्न मैं आपको सीधे, मतलब ढेर सारे प्रश्न, मैं एक प्रश्न कहूं तो ये जो है सरासर बेईमानी होगी। अब देखिए ऐतिहासिक रोमांस, ठीक है, अब देखिए एक तो हो गया रोमांटिक, दूसरी श्रेणी जो है नाटक की जो दशाएं हैं उसमें दिशाएं हैं, उसमें ये बता रहे हैं कि क्या ऐतिहासिक रोमांस क्या चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बता रहे हैं कि ऐतिहासिक रोमांसों को नाटक की विषय वस्तु बनाने का मूल उद्देश्य अपने पूर्वजों के विस्मृत गौरव का स्मरण दिलाकर तत्कालीन समाज को आत्मगौरव का बोध कराना था। ठीक है, देखिए ऐतिहासिक रोमांस का उद्देश्य क्या था? ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पूर्वज हैं, उन पूर्वजों का जो गौरव है, जो लोग विस्मृत कर चुके हैं, भूल चुके हैं, आपको पुनः जो है समाज में फिर से लाना हो। ठीक है, जैसे आज ही मान लीजिए हमारे जो पूर्वज हैं उनकी बातों को लाना हो तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, और उनका जो है आत्मगौरव का बोध कराना हो कि तत्कालीन समाज में भाई देखो हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, हमारे जो महापुरुष थे कितने महान थे, ये सारी चीजें हमें बतानी हो। ठीक है, तो वही चीजें जो है ऐतिहासिक रोमांसिक नाटकों में का जो है विषय वस्तु था और उसका मूल उद्देश्य था। अब देखिए कह रहे हैं इस प्रकार के नाटक भारतेंदु की नील देवी की परंपरा में लिखे गए। अब देखिए नील देवी के बारे में जानिए 1881 में, और इसमें पागल का अभिनय किए। ठीक है, नील देवी के बारे में जानिए कि 1881 ईस्वी में इसमें आदरणीय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पागल की भूमिका निभाई। ठीक है, हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे ये कह रहे हैं ना कि पर राधा कृष्णदास के महाराणा प्रताप सिंह, ठीक है, राधा कृष्णदास का नाम आप बार बार पढ़ते हैं, ये वही हैं जो सती प्रताप को पूरा करते हैं, मतलब भारतेंदु जी के फुफेरे भाई। ठीक है, इनका एक नाटक क्या है, महाराणा प्रताप सिंह के अतिरिक्त एक एक भी अन्य नाटक उल्लेखनीय नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि लाला श्रीनिवास दास, ठीक है, तो हमें एक रचना पता चल गई, महाराणा प्रताप सिंह नाटक किसका है? राधा कृष्ण दास का है। ठीक है, राधा कृष्ण दास का है, ध्यान दीजिए। अब देखिए लाला श्रीनिवास दास का क्या है? संयोगिता स्वयंवर, कई बार परीक्षा में पड़ा प्रश्न, ठीक है, कि संयोगिता स्वयंवर किसका नाटक है? तो किसका है? राधा कृष्ण दास जी का है। यह प्रश्न बन चुका है कि संयोगिता स्वयंवर किसका है? राधा कृष्ण दास जी का है। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास जी का है, माफ करिए, लाला श्रीनिवास दास जी का है संयोगिता स्वयंवर। लाला श्रीनिवास दास जी का संयोगिता स्वयंवर है। और देखिए रणधीर प्रोमिनी हम लोग अभी पढ़ा ही, तप्ता संवरण भी इन्हीं का, पहला चरित भी इन्हीं का है। ठीक है, अब देखिए कि अतिरिक्त, अब ये सारी बातें, अब देखिए श्रीनिवास दास जी का जो क्या है, संयोगिता स्वयंवर है, तप्ता संवरण है। ठीक है, और क्या है इनका जो अंतिम है वो क्या था? पहला चरित था। काशीनाथ खत्री जिनका जन्म 1849 में हुआ, ठीक है, का सिंधु देश की राजकुमारियां और गुन्नौर की रानी राधा कृष्णदास का महारानी पद्मावती आदि केवल नाम के ऐतिहासिक नाट्य लिखे गए। मित्रों देखिए नेट की परीक्षा में इनसे प्रश्न बन चुका है कि निम्न में से कौन भारतीय युगीन है? ठीक है, और उसमें दो लोग थे और ए बी ऐसे करके सही माना था। ठीक है, ठीक, प्रश्न का यही कॉन्सेप्ट था। तो अब देखिए काशीनाथ खत्री को हम लोग सुनते ही नहीं है, तो ये पता चले हम लोग समझ ना पाए भाई साहब किस युग के हैं ये। ठीक है, अब देखिए काशीनाथ खत्री का जो नाटक है उनको याद कर लेते हैं, सिंधु देश की राजकुमारियां। हमसे पूछ ले कि भाई बताइए सिंधु देश की राजकुमारी किसका नाटक है? तो काशीनाथ खत्री का है। हमसे पूछ ले कि गुन्नौर की रानी किसका नाटक है? ठीक है, क्या गुन्नौर की रानी, गुन्नौर की रानी भी काशीनाथ खत्री का है। अब देखिए राधा कृष्णदास, ठीक है, राधा कृष्णदास का महारानी पद्मावती, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, राधा कृष्णदास का क्या है? महारानी
पद्मावती, ठीक है, आदि केवल नाम के ऐतिहासिक नाटक हैं। ठीक है, अब देखिए राधा कृष्ण दास का क्या केवल महारानी पद्मावती था? नहीं, इनका एक और नाटक था, कौन सा? दुखनी बाला था। महाराणा प्रताप नाम से भी लिखा इन्होंने, महाराणा प्रताप नाम से। ठीक है, अब देखिए फिर हम लोगों ने देखा लाला श्रीनिवास दास जी का स्वयंवर, और इन लाला श्रीनिवास जी दास जी का एक कौन सा नाटक है? रणधीर प्रेम मोहिनी, जिसे प्रथम दुकान नाटक की, ठीक है, संज्ञा प्राप्त है या विशेषण प्राप्त है। अब देखिए कह रहे हैं, फिर उसके बाद देखिए कह रहे हैं नाट्य तंत्र की दृष्टि से महाराणा प्रताप सिंह में कई खामियां हैं। अब देखिए हमसे क्या कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप सिंह जो है ना, उसमें नाट्य दृष्टि से कई खामियां हैं। अब महाराणा प्रताप सिंह किसका है? तो राधा कृष्ण दास का है। ठीक है, राधा कृष्ण दास का है। अब देखिए नाटक का द्वितीय अंक कथा वस्तु का अनिवार्य अंग नहीं बन पाया। गुलाब और मालती का प्रणय प्रसंग जो प्रासंगिक कथा वस्तु के रूप में आता है, मुख्य कथा का सहायक नहीं हो सका। ठीक है, जैसे जो सेकंड अंक में इन्होंने क्या किया, प्रणय प्रसंग, ठीक है, उसमें जो है जो कथा वस्तु था ना, वो जो है अनिवार्य भी इस नाटक का नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि जो देखिए गुलाब सिंह और मालती का जो प्रणय प्रसंग है, ठीक है, जो प्रासंगिक कथा वस्तु के रूप में आ रहा है, लेकिन मुख्य कथा में सहायक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, किंतु इसके सन्निवेश से नाटकीय वातावरण रसमय जरूर बन गया। ठीक है, लेकिन अब एक निष्कर्ष पे पहुंचे, लेकिन ठीक है कुछ कमियां थी, ये कई खामियां थी, लेकिन जो है इसका जो सन्निवेश हुआ जब नाटक में, तो नाटकीय वातावरण रसमय हो गया। ठीक है, फिर भी नाटककार के मुख्य उद्देश्य की सिद्धि में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती ना। जो नाटककार का मुख्य उद्देश्य था मित्रों, उसमें कोई बाधा नहीं आ रही है। कह रहे हैं कि महाराणा के माध्यम से जो देश प्रेम तथा भामाशाह के अभूतपूर्व तथा अविस्मरणीय त्याग से जिस उत्कट आदर्श को प्रस्तुत किया गया, वह राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में बहुत ही सफल रहा। अब देखिए कह रहे हैं जो महाराणा था ना, महाराणा के माध्यम से जो देश प्रेम की बातें की गई, ठीक है, जो तथा भामाशाह के अभूतपूर्व अविस्मरणीय त्याग की जिस बात को की गई, ठीक है, उनके जो त्याग थे उसकी चर्चा इस नाटक में की गई। उससे क्या हुआ? उससे जो है राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में, ठीक है, यह नाटक बहुत ही सफल रहा। ठीक है, भले खामियां थी। सेकंड अंग में क्या हुआ, जो गुलाब सिंह और मालती का प्रणय प्रसंग था, वो क्या था, कथा वस्तु में सहायक नहीं हो सका, मुख्य कथा में सहायक नहीं हो सका। फिर भी मित्रों महाराणा प्रताप, ठीक है, से हुआ ये ना, निष्कर्ष ये निकला, ठीक है, जो राधा कृष्ण दास का नाटक है, उससे निष्कर्ष ये निकला कि भाई साहब भले सब सारी कमियां थी, लेकिन जो राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का काम इस नाटक ने किया ना, वो किसी और नाटक ने नहीं कर पाया। ठीक है, तो मित्रों आज के वीडियो लेक्चर में बस हम लोग इतना ही करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आ रहा होगा। जय गुरुदेव।